नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है दल परिवर्तन या फिर दल बदल कानून, जिसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ की परिभाषा की हम बात करें तो सर्वप्रथम तो ये कि हमारा देश, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हमारे यहाँ प्रचलित है। मतलब जनता सक्रिय रूप से और वोट डालकर, मत का प्रयोग कर और एक सरकार का चुनाव करती है, जो सरकार देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है। ठीक, तो इस मत डालने और सरकार चुनने की प्रक्रिया में और जो होता है वो बहुत से राजनीतिक दल होते हैं जो इस समस्त प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राजनीतिक दल, उन राजनीतिक दलों के उम्मीदवार होते हैं जो सक्रिय रूप से चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक दलों की टिकटों पर। तो होता क्या है, एक बार जब कोई राजनीतिक दल से कोई उम्मीदवार चुनाव जीत के निर्वाचित हो जाता है, तो उसके उपरांत और उसका किसी दूसरे चुनाव जीतने के उपरांत किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना या फिर किसी दूसरे दल के साथ मिल जाना, इसे बोलते हैं दल बदल। तथा इस दल बदल से होता क्या है, देश की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जो सरकार, एक चुनी हुई सरकार जब शासन में आती है, तो वो शासन व्यवस्था को अस्थिरता पैदा हो जाती है। अस्थिरता, तो देश को इस अस्थिरता से बचाने के लिए और एंटी डिफेक्शन लॉ का निर्माण किया गया, यानी कि दल बदल कानून का निर्माण किया गया। अभी हम बात करते हैं दल बदल कानून की परिभाषा की। देखिए, जब भी कोई भी सांसद या फिर विधायक, सांसद यानी कि संसद सदस्य, विधायक यानी संबंधित राज्य विधानमंडल का सदस्य, कोई भी सांसद या विधायक जिस दल विशेष यानी कि किसी भी राजनीतिक दल विशेष अथवा निर्दलीय या फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधान परिषद या फिर राज्यसभा में मनोनयन संबंधी सांसद या विधायक, इन तीनों में से चाहे तो वो सांसद या विधायक किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो, चाहे वो निर्दलीय हो और चाहे वो राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो, जब भी चुनाव जीतकर आते हैं तथा सदन का सदस्य निर्वाचित होते हैं, उसे उसी रूप में रहकर, यानी उक्त दल से संबंधित अथवा निर्दलीय रहकर ही अपना कार्यकाल पूर्ण करना पड़ता है। अगर इस दौरान वो उस राजनीतिक दल को छोड़ता है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तब ये लॉ यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लागू रहता है। इसलिए माना यह जाता है कि जिस भी राजनीतिक दल से कोई उम्मीदवार निर्वाचित होकर आता है, उसे समय समय पर अपने दल के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना पड़ता है तथा अपने दल के प्रति निष्ठावान रहना पड़ता है। अगर कोई इसके खिलाफ कार्य करता है तो उस पर यह दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ और लागू होता है। इस लॉ का प्रयोग सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है तथा उसकी सदस्यता खत्म कर उसे उस पद के अयोग्य करार दे दिया जाता है, जो भी सांसद या विधायक ऐसा करता है। इसी को हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से, लॉ के निर्माण से संबंधित। जस्ट ए मिनट। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ का जो निर्माण है, उसके लिए और इस प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए और एक ऐसे कानून के निर्माण की आवश्यकता पड़ी जो इन सारी समस्त परिस्थितियों पर रोक लगा सके, इनको रोक सके। तो उसके लिए क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ का निर्माण किया गया।
तो इसके निर्माण की हम बात करें तो इसका निर्माण 52वें संविधान संशोधन विधेयक 1985 के द्वारा 1952वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 के द्वारा और एंटी डिफेक्शन लॉ का निर्माण किया गया। तो इस संविधान संशोधन विधेयक में क्या किया गया, इसमें संविधान में एक नई अनुसूची यानी कि 10वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। देखिए 9 अनुसूचियां संविधान में पहले से थी। 1985 में 52वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से संसद ने एक नई अनुसूची का निर्माण संविधान में किया जो थी 10वीं अनुसूची, और इस 10वीं अनुसूची को ही वास्तविक रूप से एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून की संज्ञा दी जाती है। दल बदल कानून, इस 10वीं अनुसूची को ही दल बदल कानून बोलते हैं। मतलब कि इस 10वीं अनुसूची में और दल बदल कानून से संबंधित सारे के सारे प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दल बदल कानून यानी इस 10वीं अनुसूची में दिए गए संबंधित प्रावधानों के बारे में। तो देखिए इसमें 3 तरह के प्रावधान इस 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित दिए गए हैं। सबसे पहले तो जो भी सांसद अथवा विधायक ऐसा करता है यानी कि दल बदल संबंधी कार्रवाई में भाग लेता है या इसके दल बदल संबंधी कानून के दायरे में आता है या इसमें दोषी पाया जाता है ऐसा करने का, तो उसकी अयोग्यता यानी कि निरर्हता से संबंधित और क्या क्या कार्रवाई हो सकती है वो सबसे पहले इसमें दी गई है। उसके बाद उसमें यह दिया गया है कि उक्त विधायक अथवा सांसद की अयोग्यता से संबंधित कार्रवाई का निर्धारण कौन करेगा यानी कि निर्धारण अधिकारी की समीक्षा इसमें की गई है। तथा तीसरे नंबर पे इसमें और उक्त कार्रवाई यानी अयोग्यता से संबंधित 10वीं अनुसूची से संबंधित और नियम बनाने की जो शक्ति है उसकी व्याख्या इसमें की गई है। 3 प्रकार की व्याख्या और 10वीं अनुसूची में की गई है। सबसे पहले अयोग्यता यानी निरर्हता से संबंधित व्याख्या, दूसरा निर्धारण अधिकारी से संबंधित व्याख्या तथा तीसरा नियम बनाने की शक्ति से संबंधित व्याख्या। तो देखिए अयोग्यता या निरर्हता से संबंधित जो व्याख्या है उसमें भी 4 तरह के कॉलम है। सबसे पहले ऐसे सांसदों या विधायकों से संबंधित कि सांसदों या विधायकों की अयोग्यता से संबंधित कॉलम जो कि किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं तथा किसी राजनीतिक दल की टिकट पर चुनाव लड़कर और निर्वाचित होकर आए हैं। अगर वो दल बदल संबंधी कार्रवाई करते हैं तो उनकी अयोग्यता का क्या आधार होगा, ये इसमें दिया गया। दूसरा, ऐसे सांसद या विधायक जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़कर आए हैं यानी कि बिना किसी दल के निर्दलीय रूप से निर्वाचित होकर आए हैं, वो अगर किसी दल में शामिल होने की कोशिश करते हैं तब उनकी अयोग्यता से संबंधित क्या कार्रवाई होगी। इसके बाद ऐसे सदस्य जिनको राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा संबंधित विधान परिषद या राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, वो अगर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता लेने का प्रयास करते हैं तो उनकी अयोग्यता से संबंधित कॉलम इसमें दिया गया है। इसके बाद और 2 अपवाद भी इसमें दिए गए हैं कि उन 2 अपवादों में और अयोग्यता संबंधी कार्रवाई नहीं हो सकती, ऐसे 2 अपवाद दिए गए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अयोग्यता यानी निरर्हता से संबंधित कॉलम के बारे में। देखिए अयोग्यता यानी निरर्हता से संबंधित और 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे सांसद या विधायकों से संबंधित जो कि किसी ना किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, अर्थात किसी राजनीतिक दल के टिकट पर और चुनाव जीतकर आए हैं, निर्वाचित होकर आए हैं, ऐसे सदस्यों के बारे में और अयोग्यता यानी निरर्हता से संबंधित क्या व्याख्या की गई है। देखिए ऐसे सदस्य जो किसी विशेष राजनीतिक दल से चुनाव जीत कर आए हैं, वो अगर निर्वाचन के उपरांत और अपनी सदस्यता का त्याग कर देता है यानी संबंधित राजनीतिक दल जिसके टिकट पर वो चुनाव जीत कर आए हैं उस राजनीतिक दल की सदस्यता वो छोड़ देता है निर्वाचन के बाद तब, और
इसके अलावा अगर कभी अपने राजनीतिक दल के विरुद्ध मतदान करता है सदन में अथवा मतदान में अनुपस्थित रहता है। देखिए क्या क्या, निर्वाचन के उपरांत अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग कर देता है, या फिर अपने ही राजनीतिक दल के विरुद्ध मतदान करता है, या फिर अपने राजनीतिक दल के मतदान के समय और सदन से अनुपस्थित रहता है, तब इन सदस्यों पर दल बदल कानून लागू होगा। अच्छा, इसमें एक नोट दिया गया है कि अगर ऐसा करने के उपरांत ऐसा कोई भी सांसद या विधायक अपने दल से 15 दिन के अंदर अंदर और माफीनामा मांग लेता है, माफीनामा कर लेता है और राजनीतिक दल के द्वारा उसे माफ कर दिया जाता है, तो उसको अयोग्य सिद्ध नहीं किया जाएगा। अगर 15 दिन में उसने माफी नहीं मांगी और राजनीतिक दल ने उसे माफ नहीं किया, तब उसकी अयोग्यता से संबंधित निर्धारण और सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, नंबर 1। इसके बाद अगर कोई निर्दलीय सांसद या विधायक चुनाव जीतकर निर्वाचित होकर आता है, निर्दलीय निर्वाचन, और उसके उपरांत किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तब भी उसको और दल बदल कानून उस पर लागू होगा, यानी उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। तब इसके बाद तीसरी कौन सी परिस्थिति है जिसमें दल बदल कानून लागू होता है, तो वो है मनोनीत सदस्य हेतु। यानी कि हम सभी जानते हैं हमारे संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये पावर दी गई है कि वो सदन के उच्च सदन यानी कि राज्यों में विधान परिषद तथा केंद्र में राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मनोनयन करते हैं, जो कि मनोनीत सांसद कहलाते हैं। तो अगर कोई भी मनोनीत सांसद या फिर मनोनीत विधायक ऐसा करते हैं क्या कि मनोनयन के 6 माह के बाद अगर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता वो ग्रहण करते हैं, तब उन पर भी और दल बदल कानून लागू होगा तथा उन्हें भी अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा उनकी सदन की सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाएगी। अभी हम बात करते हैं, ये 3 परिस्थितियां थी दल बदल कानून, किसी भी सांसद या विधायक पर दल बदल कानून लागू होने की। अभी इन तीनों ही परिस्थितियों में कुछ एक अपवाद भी दिए गए हैं, तो उन अपवादों की हम चर्चा कर लेते हैं, वो क्या क्या हैं। देखिए, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में 10वीं अनुसूची का जब निर्माण हुआ था, तो उसमें बताया गया था कि अगर व्यक्तिगत रूप से कोई सांसद या विधायक ऐसा करता है, यानी कि दल बदल संबंधी कार्रवाई करता है, तब उस पर दल बदल का कानून लागू होगा। परंतु इसमें बताया गया कि यदि निर्वाचन के उपरांत किसी राजनीतिक दल में टूट हो जाती है, यानी कि वो बिखर जाता है, आपसी टकराव हो जाता है, और तथा ऐसी परिस्थिति में अगर किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य या फिर उससे अधिक सदस्य और अपना कोई नया दल बनाते हैं, तब उन पर और दल बदल कानून लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से अगर किसी सदस्य ने ऐसा किया, तब उस पर दल बदल कानून लागू होगा। परंतु अगर किसी दल के 1/3 या उससे अधिक सदस्य ऐसा करते हैं, यानी कि नया दल बनाते हैं, उस दल को छोड़ते हैं, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा तथा उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, उनकी सदस्यता भी समाप्त नहीं की जाएगी। दूसरा जो अपवाद है वो ये कि देखिए, सत्ता पक्ष हमेशा जो सदन का अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष से चुना जाता है। तो जो भी व्यक्ति सदन का अध्यक्ष चुनने के कारण और अपने दल का त्याग करता है तथा अध्यक्षता की समाप्ति के बाद पुनः दल में वापसी करता है, तो ऐसे सदस्य पर भी दल बदल कानून लागू नहीं होगा तथा उसे भी अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली परिस्थिति के बारे में। अभी जो अगला कॉलम है दल बदल कानून में, वो है अयोग्यता से संबंधित निर्धारण अधिकारी। यानी कि इस दल बदल कानून जब किसी पर लागू होता है तो उसकी अयोग्यता से संबंधित यानी निर्हरता से संबंधित, उसकी सदस्यता समाप्त करने से संबंधित निर्णय कौन लेगा, उस निर्णय को निर्धारित करने वाला अधिकारी कौन होगा, उससे संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं, उनकी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 10वीं अनुसूची बोलती है कि किसी भी सांसद या विधायक जिस पर दल बदल कानून लागू हुआ है,
उसकी निर्हरता या अयोग्यता से संबंधित जो निर्धारण अधिकारी होगा वो संबंधित सदन का अध्यक्ष होगा। यानी कि अगर कोई विधानसभा का सदस्य ऐसा करता है तो विधानसभा अध्यक्ष निर्धारण अधिकारी होगा। अगर विधान परिषद का सदस्य ऐसा करता है तो विधान परिषद का जो सभापति होगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, निर्धारण अधिकारी होगा। अगर लोकसभा का कोई सांसद ऐसा करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसके लिए निर्धारण अधिकारी होगा। तथा अगर राज्यसभा का कोई भी सदस्य या सांसद ऐसा करता है यानी दल बदल संबंधी कार्यवाही, तो राज्यसभा का जो सभापति होगा वो निर्धारण अधिकारी माना जाएगा। यानी कि इसमें बताया गया है कि संबंधित सदन का जो अध्यक्ष होगा वही और उसका निर्धारण अधिकारी होगा, यानी कि संबंधित सांसद अथवा विधायक की अयोग्यता से संबंधित डिसीजन लेने वाला अधिकारी होगा। ठीक बात। अभी दूसरा जो प्रोविजन है उसमें बताया गया है कि किसी भी सदन सदस्य द्वारा केवल लिखित अपील के आधार पर ही और निर्धारण अधिकारी कार्रवाई करेगा। यानी कि अगर किसी भी सदन में कोई सदस्य दल बदल संबंधी कार्रवाई करता है तो उसी सदन के किसी सदस्य द्वारा अगर सदन के अध्यक्ष को लिखित रूप से अपील की जाती है कि फला फला सदस्य ऐसा कर रहा है, तभी और सदन के अध्यक्ष को हक होगा कि वो उस संबंधित सदस्य जो दल बदल संबंधी कार्यवाही कर रहा है उस पर कार्यवाही कर सके, उसकी अयोग्यता से संबंधित डिसीजन ले सके। दूसरा प्रोविजन। तीसरा जो प्रोविजन है वो ये कि अगर कोई सदन का सदस्य दल बदल संबंधी कार्यवाही करता है तथा सदन का जो अध्यक्ष है वो उस पर और एक्शन लेता है यानी कि कार्यवाही करता है उसकी अयोग्यता से संबंधित, तो अंतिम निर्णय लेने से पहले और उसको संबंधित सदस्य को अपना पक्ष रखने का मौका देना पड़ेगा। यानी कि वो उस संबंधित सदस्य को उसका पक्ष रखने का मौका दिए बिना और उसकी अयोग्यता से संबंधित डिसीजन नहीं ले सकेगा। उसे संबंधित सदस्य को उसका पक्ष रखने का एक मौका देना ही पड़ेगा। चौथा जो कॉलम है वो ये कि 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन विधेयक में बताया गया था कि किसी भी दल बदल कानून संबंधी निर्णय का निर्धारण अगर किसी सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है तो उस अध्यक्ष का जो निर्णय है वो अंतिम होगा तथा उसकी न्यायिक समीक्षा यानी कि न्यायालय में भी उसके खिलाफ नहीं जाया जा सकेगा, न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकेगी। ऐसा बताया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में जब सर्वप्रथम दल बदल कानून का निर्माण हुआ था। उसमें ऐसा बताया गया था कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा तथा उसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जाएगी। परंतु कुछ समय के बाद यानी कि 1993 में और एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट में किहोतो होलोहन मामला करके। इस मामले में और सुप्रीम कोर्ट ने जब विचार किया तो सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर और किसी भी सदन के अध्यक्ष द्वारा किसी दल बदल कानून संबंधी निर्णय लेने को और न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत करार दिया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया, कुछ ऐसे तथ्य बताए जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के बाद और ऐसा कोई निर्णय अगर किसी सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। तो वो कौन कौन से तथ्य थे जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा? तो देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोई भी सदन का अध्यक्ष चूंकि सत्ताधारी दल से चुना हुआ होता है, इसलिए होता क्या है, अध्यक्ष का मानसिक झुकाव जो है वो किसी दल विशेष के प्रति होता है। अतः किसी दल विशेष के प्रति और अध्यक्ष का मानसिक झुकाव होने के नाते और पूरी तरह न्यायपूर्ण डिसीजन हम उसको नहीं मान सकते। इसलिए न्यायालय को यह हक होगा कि वह उसकी दोबारा से समीक्षा कर सके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तथा इसके बाद यानी कि सन 1993 के बाद और इसको यानी कि दल बदल कानून संबंधी निर्णय जो सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है इसको न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत मानना शुरू कर दिया। यानी कि ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गए। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दल बदल संबंधी कुछ अन्य प्रावधानों की। देखिए, तीसरा जो दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची में जो प्रावधान किया गया है वो ये कि नियम बनाने की जो शक्ति है
10वीं अनुसूची पर नियम बनाने की जो शक्ति है उससे संबंधित प्रावधान अगला तीसरा और लास्ट प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि सदन का अध्यक्ष जो है, किसी भी सदन का अध्यक्ष, वो अपने सदन में दल बदल संबंधी कानून को लेकर और नियम बना सकता है तथा उन नियमों को 30 दिन के अंदर अंदर उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। और संबंधित सदन का क्या दायित्व होगा कि संबंधित सदन उन नियमों को स्वीकृत भी कर सकता है बहुमत से, साधारण बहुमत से, स्वीकृत भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है या फिर उनमें सुधार भी कर सकता है। ये संबंधित सदन को हक होंगे। तो ये था नियम बनाने संबंधी शक्ति। अभी हम बात करते हैं दल बदल कानून के कुछ आलोचनात्मक पहलुओं के बारे में। देखिए, दल बदल के कानून के भी कुछ आलोचनात्मक पहलू हैं 10वीं अनुसूची में, जिनमें सबसे पहले देखिए ये आलोचनात्मक पहलू कहां से आए। तो सबसे पहले तो एक समिति बनी थी सन 1990 में, दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि मुख्यतः चुनाव सुधार हेतु बनाई गई थी। दिनेश गोस्वामी समिति। एक था भारत का विधि आयोग, जिसने 1999 में और अपनी 170वीं रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने दल बदल संबंधी कानून के बारे में तथ्य रखे थे। एक है संवैधानिक समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग का निर्माण हुआ था तथा 2000 में संवैधानिक समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग का, यानी कि संविधान ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी समीक्षा करने के लिए सन 2000 में और इस आयोग का यानी संवैधानिक समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया था, जिसने 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इस आयोग ने भी और दल बदल कानून संबंधी कुछ एक तथ्य और फोकस में यानी लाइट में रखे थे। तो इन तीनों यानी कि समिति ने तथा इन दोनों आयोगों ने जो तथ्य रखे वो ये थे दल बदल कानून संबंधित। उनमें से दो मुख्य तथ्य इस प्रकार थे कि 10वीं अनुसूची जो है वो छोटे पैमाने यानी कि व्यक्तिगत आधार पर दल बदल का निषेध करती है। ठीक है कि भाई अगर कोई व्यक्तिगत रूप से दल बदल करता है तो उसकी अयोग्यता से संबंधित तुरंत उस पर दल बदल कानून लग जाएगा। इसका निषेध तो 10वीं अनुसूची करती है, परंतु बड़े पैमाने पर यानी कि अगर किसी दल के 1/3 सदस्य मिलकर और दल बदल करें तो उसको 10वीं अनुसूची प्रोत्साहित करती है, उस पर यह अंकुश लगा पाने में असफल है। तो उन्होंने बताया था कि इसके लिए और दल टूट का जो अपवाद है, दल टूट के आधार पर 1/3 सदस्यों के आधार पर जो संरक्षण प्राप्त है राजनीतिक दलों को, उस अपवाद को हटाया जाए, ऐसा इन्होंने अनुशंसा की। दूसरा, केंद्र तथा राज्य दोनों ही जगह और पहले मंत्री परिषद का गठन है वो संबंधित प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता था। तो इन तीनों आयोगों ने एक मुख्य तथ्य जो रखा वो ये था कि केंद्र तथा राज्य दोनों ही जगह और मंत्री परिषद गठन की अधिकतम सदस्य संख्या का निर्धारण किया जाना चाहिए, यानी कि मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री अपनी मन मर्जी से मंत्री परिषद गठित ना करके और निर्धारित संख्या में ही मंत्री परिषद का गठन करें, ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए। और इसके लिए उसने कुल सदस्य संख्या का और 1/10 यानी कि सरकार में जितने भी सदस्य शामिल हैं सत्ता पक्ष में, उस कुल सदस्य संख्या का और 1/10 पद ही मंत्री परिषद में रखने की सिफारिश इन्होंने की थी। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले संवैधानिक संशोधन के बारे में। देखिए, ये जो आलोचनात्मक पहलू थे, इन तीनों दिनेश गोस्वामी समिति तथा विधि राष्ट्रीय आयोग और संवैधानिक आयोग, इन तीनों ने जो दो तथ्य रखे आलोचनात्मक तथ्य, उन आलोचनात्मक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और संसद ने दल बदल कानून में सुधार करने के लिए और दोबारा से एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, जिसे बोलते हैं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद ने पारित किया 2003 में तथा इस संविधान संशोधन द्वारा और 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल कानून में, एंटी डिफेक्शन लॉ में और कुछ संशोधन किए गए। तो वो संशोधन क्या क्या थे, क्या क्या प्रावधान थे,
उन संशोधनों के, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो यह सुधार किया गया कि 10वीं अनुसूची में और जो अपवाद के जो प्रावधान थे, उन अपवाद के 2 प्रावधान जो थे वो अध्यक्ष से संबंधित तथा 1/3 सदस्यों से संबंधित, उनमें से जो सदस्यों से संबंधित 1/3 सदस्य मिलकर अगर किसी नए दल का निर्माण करते हैं तो उनपे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। ऐसा प्रावधान 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में किया गया था। उसको बदलकर और इस दल टूट के आधार पर जो संरक्षण प्राप्त था इसको समाप्त कर दिया। यानी कि इसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से दल बदल की कार्रवाई करेगा या 1/3 सदस्य मिलकर दल बदल की कार्रवाई करेंगे, दोनों ही सूरत में और दल बदल कानून जो है लागू होगा। इस टूट का जो संरक्षण पहले राजनीतिक दलों को प्राप्त था इसको समाप्त कर दिया। तथा दूसरा जो अपवाद है यानी अध्यक्ष, उसको ज्यों का त्यों रखा। यानी कि अध्यक्ष जो भी किसी सदन का निर्वाचित होगा वो अपवाद ही रहेगा, यानी कि वो न्यूट्रल ही माना जाएगा, वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं माना जाएगा। तो उस दूसरे अपवाद को ज्यों का त्यों रख दिया, लेकिन पहला जो दल टूट से संबंधित अपवाद था उसको समाप्त कर दिया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। दूसरा जो प्रावधान किया गया वो ये कि केंद्रीय तथा राज्य दोनों ही मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री, यानी कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित तथा केंद्र में प्रधानमंत्री सहित, और दोनों ही जगह मंत्री परिषद का जो आकार है वो कुल सत्ता पक्ष के कुल सदस्य संख्या का 1/15 यानी कि 15% सदस्य ही और मंत्री परिषद में शामिल हो पाएंगे। इससे ज्यादा सदस्य प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर इससे ज्यादा सदस्य और मंत्री परिषद में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसा प्रावधान इसके द्वारा किया गया मंत्री परिषद की संख्या को नियंत्रित करने के लिए। इसके बाद इसमें बताया गया कि कोई भी सांसद अथवा विधायक जो दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया जाता है तथा जिसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, ऐसा सांसद या विधायक कभी भी मंत्री पद को धारण नहीं कर सकेगा। यानी कि उसके भविष्य में मंत्री पद धारण करने पे रोक इसके द्वारा लगा दी गई। तो ये था हमारा दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित चैप्टर, जिसमें हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको एक एक चीज इससे संबंधित क्लियर कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथा महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू।